लाभ होगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। प्रतिदिन यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और प्रतिदिन आपने यदि मेरे वीडियो को देखा तो निश्चित रूप से आप पीजीटी में सफल हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा आप भी महसूस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में भी कराऊंगा और थोड़ा जल्दी भी कराऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज़ द कॉज ऑफ सोलर एनर्जी? निम्न में से कौन सा एक फिनोमेना है जो सोलर एनर्जी यानी सूर्य की एनर्जी का एक कारण है? तो आप जानते हैं कि जो सौर ऊर्जा का कारण होता है, हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ रखा है, ये होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन होता है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो होता है, पदार्थ का क्षय होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय। न्यूक्लियर रिएक्शन दोनों प्रकार की होती हैं, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न दोनों होती हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो न्यूक्लियर फ्यूज़न हो जाएगा, जिसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक की संरचना करते हैं और इसमें बहुत बड़ी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपका हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो कि नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होता है, आप सबने पढ़ रखा होगा। हाइड्रोजन बम को बनाने के लिए पहले हम एक न्यूक्लियर बम का विस्फोट करते हैं, जिससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसमें फिर हम नाभिकीय संलयन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसी पार्ट में ही है, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 4 मिनट। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो अर्ध आयु है वो 4 मिनट है। द रेडियो एक्टिव पार्ट लेफ्ट कितना बच जाएगा आफ्टर 12 मिनट? 12 मिनट बाद कितना बच जाएगा 1 ग्राम का? तो 1 ग्राम का 12 मिनट बाद कितना बच जाएगा? देखिए, इसका तो आप कुछ लॉजिकली आंसर भी दे सकते हैं और इसको आप थोड़ा लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि समय बचाने के लिए हमें थोड़ा लॉजिक भी चलना होगा। तो हमें जैसा पता है कि आधा हो जाता है 4 मिनट में, और हमें कितने मिनट बाद देखना है? 12 मिनट बाद। तो सपोज़ 1 ग्राम है, 1 ग्राम की पहली हाफ लाइफ यानी कि पहले 4 मिनट के बाद इसका आधा हो गया, यानी 1/2। फिर दूसरे आधा मिनट, दूसरा आधा अर्धायु के बाद, यानी फिर से दोबारा 4 मिनट के बाद अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि उसका भी आधा, तो हो जाएगा ये 1/4। और तीसरी अर्धायु के पश्चात यानी कि 12 मिनट, क्योंकि एक एक अर्धायु जो है वो 4 मिनट की है, तो 3 अर्धायुओं के पश्चात निकालेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/8। ये आप थोड़ा लॉजिकली भी कर सकते हो, और अगर आप देखें तो इसको सिस्टमेटिकली अगर आप देखें तो इसका फार्मूला होता है, आप जानते हैं, टी हाफ हमें 4 मिनट दिया है, कुल समय हमें 12 मिनट दिया है, अर्धायु की संख्या n निकालेंगे तो कैपिटल T अपॉन टी हाफ होता है, यहाँ से अर्धायु की संख्या, और एक फार्मूला होता है n = n0 1/2 की पावर n। यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिसइंटीग्रेशन एलिमेंट। तो यहाँ से आपका रेडियो एक्टिव पार्ट का जो 12 मिनट के बाद बचेगा उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है भाई साहब, बंधुओं, आगे है आपका, A red piece of glass is heated till starts glittering in the dark. The color of glass please will be। तो यहाँ से अगर कोई लाल रंग के ग्लास पीस को हम इतना गर्म कर दें कि वह अंधेरे में चमकने लगे, तो उस चमकने वाले ग्लास पीस का रंग क्या होगा? तो यहाँ पर हमें चमकने वाले ग्लास पीस का रंग देखना है। तो देखिए, यहाँ से हमें बताना है किस रंग का जो है वो ग्लास पीस होगा, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट। तो आपको पता होगा E = h/nu, और E = h/nu से हम देखते हैं E = hc/λ, क्योंकि न्यू = c/λ होता है। लैम्डा जो होती है वो प्रकाश की वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पर जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी ऊर्जा, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो बैगनी रंग की होती है और सबसे अधिक वेवलेंथ रेड कलर की होती है। तो बैगनी रंग की सबसे कम वेवलेंथ होने के कारण ये जो है तीव्रता में सबसे अधिक दिखाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बैगनी रंग। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप? CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड किरण कंपनदर्शी का कौन हिस्सा नहीं है? तो एक तो है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, ये आपका कैथोड रे ट्यूब जो है इसका हिस्सा होती है। दूसरा है आपका डिटेक्टर सर्किट, डिटेक्टर सर्किट भी होता है। टाइम बेस्ड सर्किट, टाइम बेस्ड सर्किट भी होता है। डी आता है एम्पलीफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट की इसमें कोई आवर्धन परपथ इसमें नहीं होता। आवर्धन परपथ जो बेसिकली होता है वो हमारा होता है
ट्रांजिस्टर में। और किस प्रकार के ट्रांजिस्टर में? पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर में एम्पलीफिकेशन वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट इज़ नॉट नीड और इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। भैया बहनों, यह प्रवक्ता चयन परीक्षा 2000 में आया हुआ है, भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है, इसको हल कर रहे हैं। नेक्स्ट 5वां आता है कैथोड रे ट्यूब इज़ नॉट यूज्ड। कैथोड रे ट्यूब किस में यूज़ नहीं की जाती है? बहुत पहले टेलीविज़न चलते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे से टेलीविज़न होते थे, उसमें ट्यूब होती थी, तो ट्यूब टेलीविज़न में तो होगी। दूसरा है रडार में भी होती है भैया, क्योंकि उसमें टीवी स्क्रीन होती है, तो वहाँ भी हमारी कैथोड रे ट्यूब यूज होती है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, तो जो आपका CRO है कंपनदर्शी, उसमें तो हमने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर हमारी कैथोड रे ट्यूब है, और इसका आंसर भी हमने अभी करेक्ट किया था। तो लास्ट आपका बचता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में इस ट्यूब का कोई भी काम नहीं होता। टेप रिकॉर्डर जो होता है वो हमारा एम्पलीफायर के ऊपर वर्क करता है। यहाँ पर टेप रिकॉर्डर में कैथोड रे ट्यूब की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो सही आंसर हो जाएगा टेप रिकॉर्डर। आगे है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज। कौन सी वेवलेंथ लाइमन सीरीज़ को बिलोंग करती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के? तो आप जानते हैं कि लाइमन सीरीज़ जो होती है, सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सभी आप लोगों ने पढ़ रखा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो पहले आपकी जो अनंत से आने वाली जो भी वेवलेंथ होती हैं, अनंत से आने वाली जितनी भी एनर्जीज़ होती हैं, वो जब पहले स्तर के ऊर्जा स्तर में प्रवेश करती हैं, तो वहाँ पर आपकी लाइमन सीरीज़ बनती है और परावैंगनी क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो लाइमन सीरीज़ की जो तरंग दैर्ध्य है वो हमेशा 3000 से कम होती है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1216। सबसे कम तरंग दैर्ध्य पाई जाती है, परावैंगनी क्षेत्र में होती है, तो यहाँ पर आपका ये 1216 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। वैसे आप निकाल सकते हैं, फार्मूला भी होता है इसका, 1/λ इक्वल्स टू 1/nf² माइनस 1/ni² इंटू RC। नेक्स्ट है इन आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन इक्वेशन है। इसमें दिया है 17Cl के साथ में कुछ ZXA को हम जोड़ रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या है, क्या जोड़ रहे हैं, किसके साथ इक्वेशन बन रही है। तो हमारा बनता है यहाँ पर एक तो 2He4 बनता है, साथ में आपका 16S32 बनता है, और हमें पार्टिकल को बताना है। तो आपने सोडी और फजान के नियम पढ़ रखे हैं। सोडी और फजान के नियम में आपने अच्छे से जान रखा है कि जब एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। दूसरा आपने पढ़ रखा है कि यदि एक प्रोटॉन जब निकलता है, अल्फा कण बीटा कण निकलता है जिसको हम कहते हैं, बीटा कण के निकलने से परमाणु भार में परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु भार में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका जो परमाणु क्रमांक है 16 और 2 मिलके 18, और यहाँ पर क्लोरीन में 17 लिए हैं, इसका मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। तो ये 100% है कि बीटा कण है। साथ में परमाणु भार को यदि हम देखें तो परमाणु भार में भी हमें 1 की वृद्धि नज़र आ रही है, क्योंकि 32 और 4 36 होते हैं और क्लोरीन का 35 दिया हुआ है। तो यहाँ बीटा कण तो नहीं है, लेकिन 1H1 प्रोटॉन कण हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन का एक आपका प्रोटॉन में जो है आपका पाया जाता है, एक ही आपका जो है प्रोटॉन में आपका परमाणु क्रमांक में एक ही परमाणु क्रमांक होता है और एक ही आपका परमाणु भार होता है। तो A = 1 Z = 1, तो यहाँ से आपका ये प्रोटॉन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड विद टेलीविज़न। कौन सा ऐसा वर्ड है जो टेलीविज़न से रिलेटेड नहीं है? तो टेलीविज़न स्कैनिंग करता है, बिल्कुल करता है। दूसरा है सिंक्रोनाइजेशन भी होता है, आपने देखा होगा कभी कभी डिश की टीवी के सिंक्रोनाइजेशन अपने आप शुरू हो जाते हैं। टेलीविज़न ट्रांसमीटर भी होता है, क्योंकि ये ट्रांसमिटेड भी करता है। और लास्ट सी है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन, उद्दीपित उत्सर्जन। ये जो उद्दीपित उत्सर्जन होता है ये आपका लेज़र में होता है, टेलीविज़न में नहीं होता। लेज़र की जो फुल फॉर्म है उसी में इसका वर्ड का छुपा हुआ है। लेज़र की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन बाय रेडिएशन। तो यहाँ पर आपका विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन लाइट एम्प्लीफिकेशन में जो आपका लेज़र होती है उसका ये फुल फॉर्म होता है। तो ये उद्दीपित उत्सर्जन जो है लेज़र का ही एक भाग है।
नेक्स्ट आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। कौन न्यूक्लियर रिएक्टर का एक मुख्य भाग नहीं है? तो ए फिजनेबल मटेरियल, फिजनेबल मटेरियल हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर का भाग, इसको फिजन करना है, टूटना है। कूलेंट, कूलेंट तो होता ही है क्योंकि ठंडा करने का काम आता है। मॉडरेटर भी होता है, इसको भी करने का काम आता है। रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर का भाग नहीं होता, बल्कि ये नया बनने वाला उत्पाद होता है। जो फिजनेबल मटेरियल है इसके द्वारा बनने वाला एक नया भाग होता है रेडियो आइसोटोप्स। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर का भाग नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर के केवल 3 ही भाग हैं इसमें जो दिए गए हैं आपके 4 ऑप्शंस में। एक तो मॉडरेटर होता है, कूलेंट होता है और फिजनेबल मटेरियल होता है। नेक्स्ट आपका आता है द मास इनहेलेशन इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज 3%। ठीक है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ 1 किलोग्राम मास विल बी। तो 1 किलोग्राम मास में कितनी एनर्जी आपकी हो रही है इसको हमें बताना है। तो द्रव्यमान m बराबर 1 किलोग्राम हो गया। नाव की द्रव्यमान विखंडन जो हो रहा है वो 3% का हो रहा है। 3% इज मीन्स 0.3% को हम निकालेंगे तो ये हमारा वजन में निकल के आ जाएगा 0.003 किलोग्राम। तो द्रव्यमान छतरी हमारी 0.003 किलोग्राम हो जाएगी। और यहाँ से आप जानते हैं C स्क्वायर, C=mc², ये हमारा जो है फार्मूला होता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का। तो यहाँ से हम द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से हल करके वो टोटल ऊर्जा जो हमारी इनहेंस हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के लिए आवश्यक वो हम निकाल देंगे, कैलकुलेट करेंगे। 3 × 3 = 9 = 27। तो ये 2.7 × 10⁻14 जूल आ जाएगा।